तेलंगाना में 7 दिसंबर को असेंबली इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे। फिलहाल पूरी रियासत में इंतखाबी तशहीरी मुहिम उरूज पर है। तमाम सियासी पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही हैं। ऐसे में न्यूज 18 उर्दू की जानिब से सियासी पार्टियों के पास रियासत की तरक्की के लिए किए गए कई मंसूबे हैं। ये जानने की कोशिश की गई हमारे खुसूसी प्रोग्राम एजेंडा तेलंगाना में। इस प्रोग्राम में बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी, टीआरएस लीडर केटी रामाराव और तेलंगाना के नायब वज़ीर आला महमूद अली, कांग्रेस लीडर नासिर हुसैन समेत कई अहम शख्सियात और कई सियासी लीडरान ने शिरकत की। जिसमें हम लोग माइनॉरिटीज के लिए क्या क्या करेंगे। अब हम लोग जो है ये प्रॉमिसेस तो किए। अब सरकार में आने के बाद आबिद रसूल साहब थे, चले गए वो, क्योंकि वो आपकी पार्टी छोड़ के टीआरएस में जाना पड़ा उनको ऐसा महसूस हुआ कि मैंने इतनी जिंदगी जो इस पार्टी में दी, मेरे अजदाद ने जो इतना कुछ कांग्रेस के लिए किया, उसका ख्याल नहीं रखा गया। देखिए, मैं आबिद रसूल साहब को जानता नहीं हूं, लेकिन मैं किसी के बारे में पर्सनल बातें नहीं करना चाहता। लेकिन अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज में ये होता है कि जब उनको टिकट नहीं मिलती है, जब उनको लगता है कि जो है उनको पर्सनली पूछा नहीं जा रहा है, तो इस तरह के वाइल्ड और ब्लैंकेट एलिगेशंस लगा के लोग पार्टियां छोड़ते हैं। ये अक्सर देखा जाए। लेकिन जो लोग आज जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, ये कहते हुए कि जो है कांग्रेस माइनॉरिटीज के हक में नहीं है, नहीं तो मुसलमानों के फेवर में काम नहीं कर रही है, ऐसा माहौल नहीं बना रही है करके, मैं सिर्फ उन लोगों से इतना ही पूछना चाहूंगा। और उन लोगों से भी इतना पूछना चाहूंगा आज जो चीख के टीआरएस के पक्ष में जो है वोट मांगते घूम रहे हैं कि एक मुकामी पार्टी है, कि भाई आप लोग ये क्यों उनसे पूछते कि 12% रिजर्वेशन कहां गया जो उन्होंने वादा किया था। आप लोग ये क्यों नहीं पूछते कि आपने जुडिशियल पावर का स्टेटस देने वाले थे वक्फ बोर्ड को, वो कहां गया। आपके ये क्यों नहीं पूछते कि जो 90% से ज्यादा जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन या तो बंद हो रहे हैं, नहीं तो बंद होने के कगार पे आए हैं, क्योंकि जो मालूम केसीआर साहब, जो राजशेखर रेड्डी साहब जो स्कीम स्टार्ट किए थे जो फीसर्स को रीएम्बर्स करने की, वो फीस रीएम्बर्स नहीं होने की वजह से 90% माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस यहां बंद हो रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। कुलगाम के रेडवनी बाला इलाके में एनकाउंटर हुआ है। इस एनकाउंटर में 2 मकामी मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। एनकाउंटर में फौज का एक जवान शहीद हुआ है। दौरान शब फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू की। फोर्सेस को यहां मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मौसूल हुई थी। इस दौरान मिलिटेंटों और फोर्सेस के माबैन गोलियों का तबादला शुरू हुआ। यह सिलसिला सुबह तक जारी रहा। फौज, पुलिस और नीम फौजी दस्तों के मुश्तरका ऑपरेशन में 2 मकामी मिलिटेंट हलाक हो गए। जराये के मुताबिक मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर एक दस्ती बम भी फेंका। के नतीजे में 2 सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हो गए। मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है। उनकी शनाख्त एजाज अहमद मकरू साकिना घाट खुड़वनी और वारिस अहमद साकिना रक मोमिन आरवनी के तौर पर हुई है। शहीद हुए फौजी एहलकार की शनाख्त फर्स्ट आरआर के प्रकाश यादव के तौर पर हुई है। इस दौरान मुजाहिरीन और फोर्सेस के माबैन झड़पें हुई। एहतिजाजियों को मुंतशिर करने के लिए फोर्सेस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान 1 दर्जन के करीब मुजाहिरीन जख्मी हो गए। उधर शोपियां एनकाउंटर के बाद हुई पुरतशद्दुद झड़प में बोलस कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले आम शहरी और आज रेडवनी बाला कुलगाम में एनकाउंटर के बाद जिला कुलगाम में मुकम्मल हड़ताल रही। तमाम कारोबारी और तालीमी इदारे बंद रहे। ट्रैफिक भी मुतासिर रहा। जिला के कस्बा और तहसील सदर मकामात पर भी मुकम्मल हड़ताल रही। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला के बेशतर मकामात पर नाकाबंदी आयद की थी। इस दौरान रेडवनी बाला में हुई झड़प में हलाक हुए मिलिटेंट एजाज अहमद मकरू साकिना घाट खुड़वनी कुलगाम की नमाज जनाजा अदा की गई। उसकी तदफीन के वक्त खासी तादाद में लोग मौजूद रहे। उधर आज सुबह सवेरे कस्बा त्राल के हफूर ऋषिपुरा नामी गांव में भी एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हो गया है। एनकाउंटर में एक फौजी जवान जख्मी हो गया है। सुबह को सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में ले लिया था। तलाशी कार्रवाई के दौरान एक मकान में छुपे मिलिटेंट ने फोर्सेस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक फौजी एहलकार जख्मी हो गया। एनकाउंटर में अंसार गज़वतुल हिंद से वाबस्ता एक मकामी मिलिटेंट हलाक हो गया। उसकी पहचान शाकिर अहमद साकिना रटसोना त्राल के तौर पर हुई है। इस एनकाउंटर में 2 रिहायशी मकानों और एक गांव खाने को शदीद नुकसान पहुंचा है। कस्बा त्राल में मिलिटेंट की हलाकत के खिलाफ हड़ताल रही। इसकी वजह से मामूलात की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर रही। पिंगलिश त्राल में नौजवानों और फोर्सेस के बीच पथराव के वाकयात रूनुमा हुए। इलाके में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल रही।
वहीं शोपियां में गुज़िश्ता कुछ रोज से हड़ताल मुसलसल जारी है। बट्टागुंड शोपियां में एनकाउंटर के बाद पुरतशद्दुद मुजाहिरों में एक आम शहरी की हलाकत और कई जख्मी हुए थे। कस्बा में तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे, जबकि सड़कों से ट्रैफिक की नकलो हरकत भी मुअत्तल रही। शोपियां में भी आज मामूलात की जिंदगी काफी मुतासिर रही। पंचायती इंतखाबात के चौथे मरहले पर शोपियां ब्लॉक के 12 पंचायती हलकों के लिए सभी उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। कस्बा पुलवामा में आज 5वें रोज भी मुसलसल हड़ताल रही। कस्बे में तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। ब्लॉक पुलवामा के एक पंचायती हलके के लिए वोटिंग के चलते कस्बा पुलवामा में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कस्बा पुलवामा को आने और जाने वाले रास्तों पर खुसूसी नाके कायम किए गए थे। हड़ताल की वजह से मामूलात की जिंदगी काफी मुतासिर रही। उधर जिला अनंतनाग में आज लगातार 5वें रोज भी मुकम्मल हड़ताल रही। रेडवनी एनकाउंटर के बाद पूरे जिला अनंतनाग में हड़ताल रही। अनंतनाग कस्बा समेत तमाम दीगर इलाकों में दुकानें, तालीमी इदारे और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। ट्रैफिक की नकलो हरकत भी बंद रही। कस्बा अनंतनाग के अंदरून इलाकों में निजी ट्रैफिक की नकलो हरकत जुज़वी तौर पर जारी रही। कस्बा समेत दीगर हसास इलाकों में सिक्योरिटी की इजाफी तैनाती रही। जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा समेत तमाम अहम शहराओं पर भी इजाफी हिफाजती इंतजामात किए गए थे। मोबाइल इंटरनेट खिदमात के अलावा बानीहाल बारामूला रेल सर्विस भी मुतासिर रही। उधर रुख मोमिन आरवनी के मिलिटेंट वारिस मलिक की हलाकत की खबर फैलते ही आरवनी और बिजबिहाड़ा इलाकों में हालात कशीदा हो गए। इस दौरान लोगों ने सड़कों पर निकलकर एहतिजाजी मुजाहरे किए। बाद में रेडवनी एनकाउंटर में मारे गए मिलिटेंट वारिस की तदफीन उसके आबाई गांव में अमल में लाई गई। जम्मू कश्मीर में अगरचे असेंबली तहलील कर दी गई है, ताहम आज भी इस सिलसिले में बयानबाजी गर्म है। रियासत के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने इस तरह का इशारा दिया है कि अगर वो हुकूमत साजी के सिलसिले में दिल्ली की तरफ देखते तो वो शायद सज्जाद लोन की क़यादत में सरकार बनाने को कहते। मलिक ने कहा कि वो अपने फैसले से मुतमईन हैं। उमर और महबूबा दोनों ये कह रहे हैं हमारी जीत हो गई, हम तो चाहते ही थे कि असेंबली टूट जाए, असेंबली टूट गई, हम जीत गए। तो और वो ये भी जीत गए कि वो दूसरा आदमी सरकार बनाने के नज़दीक था, वो नहीं बना पाया। और फिर एक बार क्लियर कर दूं कि दिल्ली की तरफ देखता तो लोन की सरकार मुझको बनाना पड़ती और मैं इतिहास में एक बेईमान आदमी के तौर पे जाता। लिहाजा मैंने उस मामले को ही ख़त्म कर दिया। आप जो गाली देंगे देंगे, लेकिन मैं कन्विंस्ड हूं कि मैंने ठीक काम किया। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि महबूबा मुफ्ती और सज्जाद लोन दोनों के पास हुकूमत साजी के लिए नंबर नहीं थे। उनका कहना है कि ऐसे में खरीद फरोख्त होती। उन्होंने कहा कि पंचायती इंतखाबात के चलते अफरा तफरी का माहौल भी पैदा हो जाता। उन्होंने कहा कि कश्मीर के मसले का हल वहां के नौजवानों के पास है। फारूकों, मुफ्तियों और हुर्रियतों से कश्मीर मसला हल नहीं होगा। गवर्नर ने कहा कि असेंबली तहलील करने से लोग खुश हैं। पहली चीज तो यह है कि किसी गवर्नर की यह ड्यूटी नहीं है कि वो ईद के दिन जब उसका रसोइया भी छुट्टी पे हो, उस दिन वो फैक्स मशीन खोल के 7 या 8 बजे शाम को महबूबा मुफ्ती की चिट्ठी का इंतजार करे। तो सरकार बनाने में वो संजीदा थे, तो श्रीनगर के और जम्मू के बीच में कई उड़ानें आती हैं, किसी को भेज सकते थे। मेरा फोन आप कभी करके देखिए, 24 घंटे खुला रहता है और रात के 2 बजे भी मैं फोन उठाता हूं। मेरे यहां अगर व्हाट्सएप आता है किसी का, मैं उसकी कंप्लेंट को फौरन सरकार के स्तर पे हल करने की कोशिश करता हूं। इसको सारा कश्मीर जानता है। महबूबा जी ने मुझे 1 हफ्ता पहले ये कहा कि सतपाल भाई हमारे एमएलए तोड़े जा रहे हैं, मेरे एमएलएज को धमकाया जा रहा है, उन्हें एनआईए में बंद कराने की धमकी दी जा रही है। तो मैंने कहा मैं आपकी बात से दिल्ली को अवगत कराऊंगा, लेकिन अच्छा हो आप फला लोगों को और बता दें। तो गवाही के तौर पे मैं बता सकता हूं कि 3 और लोगों को उन्होंने बताया। तो दोनों तरफ से किसी के पास नंबर नहीं थे, ना महबूबा जी के पास कोई लिस्ट थी जो उन्होंने पेश की हो, ना सज्जाद लोन के पास कोई लिस्ट थी। दोनों सज्जाद लोन साहब कहते मैंने भी आपको कांटेक्ट किया। मैंने पूछा आपने कहां कांटेक्ट किया? कि मैंने आपके पीए को व्हाट्सएप किया। ये मुझे पता नहीं था कि व्हाट्सएप और ट्वीट से भी सरकारें बनती हैं। तो मुझे ये अंदाजा था कि अगर ये हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होगी तो इसमें रुपया भी आएगा, इसमें ये टेररिस्ट भी आएंगे, इसमें 2-4 लोग जरूर मरेंगे और एक अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा।
दिल्ली से मैंने किसी से पूछने की इसलिए ज़रूरत नहीं समझी कि 2 दिन पहले मैं सबसे मिला था, और अगर मैं पूछता तो हो सकता वो कह देते सज्जाद लोन की ओथ करा दो। चूंकि सज्जाद लोन तो ये कह रहे थे कि मुझे अगर 6 दिन दे दोगे तो मैं मेजॉरिटी कर दूंगा, तो ये मेरा काम है कि मैं आपकी ओथ कराऊं और फिर आपको कहूं कि आप एमएलए तोड़ो। यही हालत इनकी थी। गुलाम नबी आज़ाद उस शाम को खुद कह रहे थे कि अभी हमने तय नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला साहब दिल्ली में कह रहे मैं जा रहा हूं, सुबह को तय करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकार लोग बहुत दुखी हैं बेमतलब। आप उसी दिन के बयान महबूबा मुफ्ती और उमर भाई के देखें, दोनों ने कहा कि हम तो यही चाहते थे। ये सिर्फ अपना हल्ला मचा रहे हैं कि साहब हमको नहीं बुलाया, उसको भी तो देखिए, उसको नहीं बुलाया सज्जाद लोन को। और मैंने दोनों से कश्मीर की जनता का पिंड छुड़ा दिया। हमको कामयाब बनाने में अपने रात दिन लगाए, खासतौर से हमारे स्पॉन्सर्स, मैं हमेशा उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके बगैर जो है ये हमारा प्रोग्राम कामयाब नहीं हो सकता था, जिसमें रासिक ज्वेलर्स हैं, जियो डिजिटल लाइफ है, हलाल हर्बल्स हैं, लासा टी और लमसा टी वगैरह हैं। हम इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं और आप तमाम हजरात का और खुसूसी तौर पर न्यूज 18 की पूरी टीम का शुक्रिया जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। और ये प्रोग्राम, जैसे कि मैंने कहा कि ये प्रोग्राम जमहूरियत को मजबूत करने के लिए है। आपने एजेंडा तेलंगाना में आज जो कुछ बहसें सुनी है, उससे आप एक अपनी खुद की एक फिक्र जो है उसको पैदा कीजिए, उस तसव्वुर को, उस तखय्युल को, उस ख्याल को, उस सोच को आगे बढ़ाइए और उसके तहत आप जब वोट डालने जाएं तो जरूर एक ऐसा फैसला कीजिए जो न सिर्फ तेलंगाना की किस्मत का फैसला करे बल्कि मुल्क की तकदीर का फैसला करे। और वोट डालने जरूर जाइए। यकीनन अगर आप वोट डालने जाएंगे, अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे तो जमहूरियत को मजबूत करेंगे। वोट जरूर दीजिएगा। ये न्यूज 18 उर्दू की जानिब से, पूरे न्यूज 18 की तरफ से हम आपसे अपील कर रहे हैं, जब 7 दिसंबर को तेलंगाना में वोट पड़े तो आप वोट डालने जरूर जाइएगा, जिससे जमहूरियत जो है मजबूत हो। यहां तशरीफ लाए तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कब कराए जाएंगे ये कहना अभी मुश्किल है। रावत ने कहा कि रियासती इंतजामिया से बातचीत के बाद ही इस जिम्न में कोई फैसला किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हालात का जायजा लेने के बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा। कोई असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो उसके चुनाव जो है 6 महीने के पहले कराने होते हैं। इलेक्शन कमीशन इसको असेस करेगा सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और फिर उसके बाद निर्णय लेगा, क्योंकि मौसम की भी बात है, वहाँ विंटर में बहुत बर्फ़ और इनएक्सेसिबल हो जाते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के और वहाँ के स्थानीय प्रशासन से लॉ एंड ऑर्डर के बारे में रिपोर्ट लेके विचार करेगा। एक्चुअली अपने को भविष्यवाणी करनी नहीं चाहिए, कब कैसी परिस्थिति होगी, क्या तथ्य सामने आएंगे, क्या प्रिपेयर्डनेस का लेवल होगा, उन सबको ध्यान में रख के जब निर्णय होगा तभी बताना उचित होगा कि ये इस समय होगा। कंगन इलाके में पेश आए एक इंसानियत सोज वाक़े ने वादी कश्मीर को शर्मसार कर दिया है। ज़हनी तौर पर माजूर एक खातून कुछ लोगों के हवस की शिकार बनी थी और अब इस वक्त वो एक और आजमाइश में मुब्तला है। ये खातून जिस कर्ब और तकलीफ के मरहले से गुजर रही हैं वो नाकाबिले बयां है। पेश है हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। ज़हनी तौर पर माजूर ये खातून इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश से जूझ रही हैं। कंगन के कुलन इलाके में इस खातून ने हाल ही में एक खुले मैदान में बगैर किसी की मदद के एक बच्चे को जन्म दिया था। इस दुनिया में आते ही बच्चा मर गया, जिसे आवारा कुत्ते उठा ले गए। ये खातून खून में लथपथ पड़ी रही, दर्द और तकलीफ से चिल्लाती रही, लेकिन इस खातून की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। सुबह होने तक ये खातून बेयारो मददगार इसी जगह पड़ी रही और लोग सिर्फ इसका तमाशा देखते रहे और किसी ने बढ़कर इसकी मदद नहीं की। बाद में एक जोड़े ने आगे बढ़ते हुए इस मुसीबत ज़दा का हाथ थामा और इसे एक अस्पताल में भर्ती कराया। इससे पहले आस्तान मखदूम साहब के पास 2 अफराद ने इस खातून को अपनी हवस का शिकार बनाया था। फिलहाल ये खातून LD अस्पताल में जेर इलाज है। इस खातून को घर वालों ने समाज के जुल्म सितम का शिकार बनने के लिए यूं ही छोड़ दिया है, लेकिन एक गैर सरकारी तंजीम
कश्मीर विमेंस कलेक्टिव अब इस बेसहारा का सहारा बनी हुई है। डिलीवर किया है इन ओपन, इस ठंड में, विदाउट एनी ह्यूमन हेल्प, विदाउट एनी मेडिकल एड। तो उनकी डिलीवरी हुई है, बेटा पैदा हुआ है, वो बेटा मर गया है और फिर वो कुत्ते ले जाके उसको कहीं पे छोड़ आए हैं। कुल्लन गांव है कंगन में, वहाँ पर। और फिर जो ये लेडी थी, इन द मॉर्निंग शी वाज लाइंग इन ब्लड और अनकॉन्शियस थी। तो बहुत सारे लोग जमा हुए, लेकिन उनमें से इंसान एक ही थे शायद, तो उन्होंने उसको उठा के अपने घर लिया। अब्दुल रशीद साहब है उनका नाम। तो उन्होंने उसकी देखभाल की, उन्होंने और उनकी बीवी ने, जो कि फ्रेंच लेडी है, उसको नहाया और प्राइमरी हेल्थ सेंटर लिया। तो वहाँ पर थोड़ी स्टेबलाइज हो गई थी। जब हमारी बात हुई तो हमने इन्हें बोला कि आप श्रीनगर इनको ले आइए, हम देखते हैं इनको मेडिकल एड की ज़रूरत होगी। फिर LD ले आए, अभी वो अंदर हॉस्पिटल में दाखिल है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले इस वाक़े ने ज़हनी तौर पर माजूर और ज़ईफ अफराद की बाज़ाबादकारी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे रियासत में ओल्ड एज होम की कमी का भी पता चलता है। फिलहाल मुतासिरा की देखभाल कर रही NGO इसकी बाज़ाबादकारी को लेकर फिक्रमंद है। हमारी कोशिश ये रहती है कि औरतों की मदद करें। जब हमने कोशिश की, तलाश की, तो हमें कोई शेल्टर होम नज़र नहीं आया इसके लिए। तो कल ये डिस्चार्ज हो जाएंगी यहाँ से, हॉस्पिटल से। वी हैव टू अरेंज कि इनके लिए क्या किया जाए। एक छोटा सा रूम है, वन स्टॉप सेंटर करके एक हेल्पलाइन है उनका, उन्होंने अग्री किया है देना, लेकिन शी कैन नॉट स्टे ऑन हर ओन। वी हैव टू लुक फॉर अ हेल्प और अ नर्स फॉर हर, जो इनका ख्याल रखे। पहले दौर में जब कश्मीर में कुछ जराइम और बुरे करतूत मंजर आम पर आते थे तो ऐसा माना जाता था कि आसमान पर तवील मुद्दत तक सियाह बादल छा जाते थे। लेकिन इन दिनों वादी में इंसानियत सोज और घिनौनी हरकतें मामूल की सरगर्मियां बनती जा रही हैं। इन वाकयात को रोकने के लिए इज्तिमाई काविशें करने की अशद जरूरत है। कश्मीर में इंसानी व समाजी इक़दार किस हद तक गिर चुके हैं, इस बात का अंदाज़ा इस वाक़े से बखूबी लगाया जा सकता है, जहां एक दिमागी तौर कमज़ोर खातून के साथ इज़्ज़त रेज़ी करके उसे तने तनहा छोड़ दिया जाता है। हालांकि एक NGO इस खातून की मदद करने सामने तो आई है, ताहम अपने खुद के घर वाले अब तक उससे किनारा कशी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल पैदा ये होता है कि आखिर इतना बड़ा बदलाव कश्मीर के इक़दार में क्यों कराया है। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात के चौथे मरहले की पोलिंग का आज इनकाद हुआ। इस मरहले में भी पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से अख्ताम पजीर हुआ। सख्त हिफाजती इंतजामात के बीच 2618 पोलिंग मराकिज पर वोट डाले गए। सरपंच की 339 सीटों और पंच की 1749 सीटों के लिए 5470 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई है। पंचायती इंतखाबात के पहले 3 मरहलों में भी जबरदस्त पोलिंग रिकॉर्ड की गई थी। इस मरतबा भी अच्छी खासी पोलिंग रिकॉर्ड हुई है। ताहम जनूबी कश्मीर में कदरे कम पोलिंग हुई। कश्मीर में 639 और जम्मू खित्ते में 1979 पोलिंग मराकिज पर पोलिंग हुई। रियासत में मजमूई शरह पोलिंग 71.3 रही। जम्मू खित्ते में 82.4 और कश्मीर में 32.3% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। उधर जम्मू जिला के 5 ब्लॉकों में आज पंचायती इंतखाबात के चौथे मरहले में पोलिंग हुई। इन ब्लॉकों में बलवाल, ब्रह्मना, खोर, सामान, खाराबाली और प्रगवाल ब्लॉक शामिल है। कुल 398 पंच और 50 सरपंचों का इंतखाब आज अमल में लाया गया। इन सभी हलकों में आज वोटरों की काफी तादाद पोलिंग बूथों पर देखने को मिली। सभी हलकों में वोटरों में काफी जज्बा दिखाई दिया। उन्होंने अपने हक के राय दही का इस्तेमाल किया। वोटरों का इस मौके पर कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि नए पंच और सरपंच इन इलाकों की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे और बाकी काम जल्द मुकम्मल करके लोगों को राहत पहुंचाएंगे। माहौल अच्छा है, लोग शांतिपूर्ण तरीके से वोट डाल रहे हैं, ऐसी वैसी बात कोई नहीं है। जो भी सरपंच बने अच्छे काम करे, सब कुछ ठीक करे, सड़कें अच्छी हो, जो भी हम बातें करें वो अच्छी हमें माने, अच्छा मेंबर चुने।